सभी स्टूडेंट्स का वंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे बाइनोमियल की, और बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास बाइनोमियल होता क्या है। तो बाइनोमियल में मैंने आप लोगों को आर्टिकल बता दिया कि हमारे पास x प्लस ए की होल पावर ऑफ n क्या है, x प्लस ए की होल पावर ऑफ n का किस तरह से एक्सप्लेन करना है। उसी में फिर हमने चेंज किए तीन फॉर्मूले, और ये सब मैंने पिछले लेक्चर पर आपको एक्सप्लेन कर दिया और उसी की हमको जरूरत थी। अब बात करते हैं इसके बाद फिर मैंने आपको मिडिल टर्म बताया कि हमारा मिडिल टर्म क्या होता है बाइनोमियल का। तो मिडिल टर्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लिखते हैं इसमें बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल दो पार्ट में काम करेगा। अभी मैंने बाइनोमियल जो यूज किया है वो किया है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। जब इसको आप सीख लोगे बढ़िया वाले तरीके से, तो सेकंड पार्ट में कह देंगे बाइनोमियल किसके लिए, एनी इंडेक्स के लिए। नेगेटिव पावर है वो भी उसी में ऑन कर दो, फ्रैक्शन पावर है वो भी उसी में कर दो। तो मैंने अलग अलग जानबूझ के रखा है। पहले आप सीखें पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, फिर सीखें एनी इंडेक्स के लिए। तो एनी इंडेक्स में कुछ सिखाना होगा ही नहीं अलग से, तो आप इसमें लिखें आगे। सारी बातों को एक्सप्लेन करने के बाद में प्रॉब्लम नंबर 1 कल वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग हम पूरा चलेंगे। इस जगह पर पहले कोई एक आर्टिकल ले लें जिसको हम लोग पूरा ओपन कर दें एक तरफ से, तो आपको ओपन करने का एक पैटर्न पता लग जाएगा कि ओपन किस तरह से करना है। आ जाइए सभी बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 1। ऑब्जेक्टिव अभी इसके बाद में जाएगा, पहले सीखना बनता है बाइनोमियल को, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो आपने क्या कहा, एक्सपेंड द फंक्शन, क्या दिया गया है, 1 प्लस, ये केवल एक नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया गया है, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आने वाला कि इसका एक्सपेंड करो। कलम बंद करेंगे। अब तो हमने बोला 1 प्लस 3x की पावर 7 की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात गई कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले लिखते हैं आज। 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला हमने पिछले टर्म पे बताया था। तो क्या था, 1 प्लस nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, and so on the ncr x की पावर r, ncn x की पावर n। इसी के बेस पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस 3x की होल पावर ऑफ 7, तो 1 प्लस 7c1 प्लस 7c2। हमें कहां तक चलना है, आप गौर से देख रहे हैं पावर n है, तो n तक ही चलना है। तो 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7, आगे बढ़ नहीं सकते। अब पूरी थ्योरी कल वाली है, तो जानबूझ के कैलकुलेशन को ऑन करने की वजह से रखा हूं। 1 प्लस 7c1 की वैल्यू कितनी होती है, 7। ओ 3 था, कोई बात नहीं, अभी x कर दिया मैंने। अब मैंने कर दिया 1 प्लस 3x की पावर 7। अब मैं आगे x की जगह 3x रख दूंगा, तो 7 इंटू 3x
7c2 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 6 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा मेरे पास 5 इंटू 6 इंटू 7, ये बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3x का क्यूब प्लस 7c4 कितना बनेगा हमारे पास, जब यहां पर इससे हम वो इस्तेमाल करेंगे तो 5 इंटू 6 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3x की होल पावर ऑफ 4। फिर यहां से इंफॉर्मेशन दोबारा मिली, 7c5 को क्या लिखेंगे यहां से 6 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, 3x की होल पावर ऑफ 5 प्लस 7c6 तो 7 इंटू 3x की होल पावर ऑफ 6 प्लस 1 इंटू 3x की होल पावर ऑफ, ये बस ओपन करना दिखाना था आपको, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करते हैं इन बातों को कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। इसी वजह से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सीरियसली इस टॉपिक पे काम नहीं करते हैं। जब इसका कैलकुलेशन यहां से किया गया कितना मिला 1 प्लस 21x, आपस में कटिंग पिटिंग कर लो एक दूसरे का, तो कटिंग पिटिंग करने के बाद मिलता है 189, इसका भी आपस में कटिंग पिटिंग कर लो एक दूसरे के साथ में, ये मिलता है हमारे पास 945, ये भी आपस में एक दूसरे का कटिंग पिटिंग कर लो, ये मिलता है हमारे पास 2835, इसका आगे वाले का भी आपस में कटिंग पिटिंग कर लो एक दूसरे के साथ, ये मिलता है 5103, x की पावर 5 5 5 ही 15, 1 4 12 13 9 27 28, ठीक 9 27, ठीक है। प्लस आगे मिलता है हमारे पास 5103, x की पावर 6 प्लस आगे मिलता है 2187, ये इसका एक्सपेंशन है। ये तो केवल एक नॉलेज की वजह से मैंने इस्तेमाल किया, अब इतना लंबा थोड़ी नहीं करूंगा मैं बैठकर, हमें तो केवल कोफिशिएंट चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए, जो कल सिखाए हैं उसके बेस पर। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि एक्सप्लेन कैसे करना होता है, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर जो हमें चाहिए अपने कैलकुलेशन के साथ में, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 आती है क्रॉस करने के लिए। अब नोट कर लिया होगा सभी ने, क्लिक कर लो, कैलकुलेशन रहेगा, संभाल के करना होगा। अब आगे बढ़े हम लोग सभी। आगे बढ़ने में हमारे पास मिला प्रॉब्लम नंबर 1 आज की डेट में 14th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2x का क्यूब टू द होल पावर ऑफ 16।
तो उन्होंने आपसे बोला है 14वां टर्म बताओ इस वाले एक्सपेंशन का, कल याद करो। मैंने आपको आरवा टर्म का फॉर्मूला ओपन किया था कि हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला ऑन किया था, आरवा नहीं, कौन सा, मैं तब देखेंगे सभी बच्चे। जनरल टर्म के फॉर्मूले में आपको मैंने बोला था इन x प्लस ए की होल पावर ऑफ n में जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए टू द पावर ऑफ r, राइट। तो ये कौन सा टर्म था, r प्लस 1वां टर्म, जनरल टर्म को कहते हैं r प्लस 1वां टर्म। यहां इन्होंने दिया अब इन a प्लस 2x क्यूब की होल पावर ऑफ 16, राइट बेटा लोगों, बड़े ध्यान से देखिएगा अब इस बात को। हमने बोला यहां पर T14 का मतलब हुआ T13 प्लस 1। इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ x प्लस ए की पावर n। n का मतलब क्या है 16, c का मतलब c, r का मतलब 13, x का मतलब है a टू द पावर 16 माइनस का 13, a का मतलब है 2x क्यूब टू द होल पावर ऑफ 13। ये आंसर आ गया। मेन पॉइंट है 16, C3 की वैल्यू क्या होगी 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन द, ये तो सबको पता है ही, ये भी नहीं आता तो भाई गड्ढा खोदो उसमें कूद जाओ आप। 16 में से 13 चला गया, कितना मिला फैक्टोरियल 3, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। ये मिला a की पावर 3, ये मिला 2 की पावर 13 इंटू x की पावर 39। ये चॉइस के बेस पे होगा तो चॉइस हमको तुरंत बता देगी कि चॉइस का एप्लीकेशन क्या है। ये कितना मिला 7 टाइम्स, ये कितना मिला 5 टाइम्स, तो कितना मिला 35 इंटू 16 तो 350 और 2 1 तो 560। तो दिस इज द 560 इंटू 2 की पावर 13 इंटू a की पावर 3 x की पावर, दिस इज द 14th टर्म। ये इस बाइनोमियल का कौन सा टर्म है, 14वां टर्म है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इस तरह से आपने देखा मैक्सिमम 20-30 सेकंड लगेगा। मैं तो आराम से बता के लिख रहा हूं, तो 20-30 सेकंड में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एप्लीकेशन सामने से ही सीखेंगे जो मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, द थर्ड टर्म, अभी रहने, द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट in the expansion of 1 minus 3x की होल पावर ऑफ 10। खोल दो चलो। अब इन्होंने बोला है लास्ट से तीसरा टर्म। बेटा कल आना, आप जाओ आराम से, कल सुबह आना। कितने बजे आना है कल पता है? कल आना है सुबह 5 बजे। इतना लेट क्यों? बोला था ना राइट टाइम 10 बजे आना है, और अब कितना बज रहा है? 10:30। धर्मशाला है, इधर देखो, धर्मशाला है क्या? जब मन हो तब चले जाओ।
फिर आओ चलो। तो अब इन्होंने बोला है हमें थर्ड टर्म चाहिए लास्ट से, और एक्सपेंशन का नाम है 1 - 3x की होल पावर ऑफ 10। कल मैंने बताया था कि लास्ट से करें तो बिगनिंग में ये नाम होता है n - r प्लस का 1। क्या नाम होता है? n - r प्लस का 1। तो इस वाले बेस के नेचर पर उसको हम अप्लाई कर देते हैं और अपना आंसर निकल आता है। तो हमें कौन सा टर्म चाहिए? तीसरा टर्म चाहिए। कौन सा चाहिए हमें? तीसरा टर्म चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें से? बोलो। तो इसमें से n कितना है हमारे पास? 10 माइनस का 3 प्लस का 2, 12 में से 3 गया तो क्या बचा? 9। बस पता लग गया कि हमें बिगनिंग से 9वां टर्म चाहिए। तो आपने क्या जवाब दिया? मेरी तरफ ध्यान से देखना भी है। rth term from the end equal of the n minus r plus 2th term from the beginning तो यहां से बोला गया थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल ऑफ द n का मतलब है 10, r का मतलब है 3 प्लस 2 मतलब 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बस पता लग गया। तो आपने तुरंत यहां से बोल दिया वी हैव। ये तो मैं एक एक लाइन करके बताता हूं जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। इन x प्लस ए की होल पावर ऑफ n टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। तो जवाब मिला यहां से। नाउ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of 1 - 3x की होल पावर ऑफ 10। ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे लिखा हुआ है। सबसे पहले वी हैव लिखा, rth टर्म फ्रॉम द एंड लिखा। नाउ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब 9th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। फिर वी हैव बोला गया इन x प्लस ए की होल पावर ऑफ n में ये फॉर्मूला होता है। नाउ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बराबर 9th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x की होल पावर ऑफ 10 इक्वल ऑफ द, ये बन जाएगा t 9 t 8 प्लस 1 बाय फर्स्ट। ऐसे करोगे अगर 2-4 प्रॉब्लम सब्जेक्टिव वे में तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है किसी को भी। तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न है आपका। इसके बाद 2-4 प्रॉब्लम मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में करूंगा अभी, तो आप लोग उसे सब्जेक्टिव पैटर्न में अपने मन से जरूर कर लीजिएगा। तो जवाब मिला यहां से T8 प्लस 1। n का मतलब कितना हुआ भैया? 10 c। r का मतलब कितना हुआ? 8। x का मतलब कितना हुआ? 1 टू द पावर ऑफ n माइनस r। n का मतलब कितना है? 10 माइनस का 8। a का मतलब कितना है? माइनस का 3x। r का मतलब कितना है? 8। 10 C8 का मतलब हो जाता है मेरे पास में 45। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव इंटू 3 की पावर 8 इंटू x की पावर 8। तो दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
बोला करो बच्चा। सभी की बात समझ में आ गई। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है कि हम लोग अपने पेपर में जैसे आईएएस के मेंस में, एलटी ग्रेड के मेंस में, केबी के मेंस में, जहाँ जहाँ पेपर मेंस के हैं वहाँ पर ये हमें सब्जेक्टिव पैटर्न पर इस तरह लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे ये ढूंढेंगे और सीधे यहाँ सॉल्व कर देंगे, तो ये बीच की लाइंस को हम लोग गायब कर देते हैं। आगे लिखे नेक्स्ट, आगे बढ़ा दो जल्दी, क्लिक करते जाओ। उससे भी कर सकते हैं। बच्चे बोले कि सर इसे 1 - x की पावर n से नहीं कर सकते, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे को x + 1 की होल पावर ऑफ n का ओरिजिनल नॉलेज है उससे कभी गलतियां नहीं होंगी। तो हमने मास्टर सीखा है, जब मास्टर हमने सीखा है तो उसके नीचे की सारी चीज तो हमारी समझ में आ चुकी हैं। आगे लिखा गया है यहां से, अब जब हम सामने से देख रहे हैं इसमें, तो हमने कल आपको लास्ट वाला फॉर्मूला बताया वो डेवलप कर दिया, बिगनिंग बताया वो डेवलप कर दिया, एक्सपेंशन बताया वो डेवलप कर दिया। अब कौन सा फॉर्मूला बचा, बोलो भाई। अब बचा मिडिल टर्म। क्या बचा हमारे पास, मिडिल टर्म। चलिए अभी मिडिल पे काम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना। इसको जितना अच्छा समझ लोगे उतना ही अपने आप एनी इंडेक्स के लिए समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 1/x की होल पावर ऑफ 6 इज। देखो अभी हमें 5वां टर्म निकालना है, फॉर्मूले पे चले गए, 10वां निकालना है, फॉर्मूले पे चले गए, एक्सपेंशन करना है, फॉर्मूले पे चले गए, लास्ट से 10वां निकालना है, फॉर्मूले पे चले गए। लेकिन अब आज जिन्होंने क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। अभी आपको ये नहीं पता कि एक्स स्क्वायर किस टर्म में आएंगे। अभी तक आपको क्या नहीं पता, एक्स स्क्वायर वाला टर्म का नंबर कौन सा है ये नहीं पता। अगर आपको ये पता लग जाए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म स्टार्टिंग से चौथे नंबर का है, तो क्या निकाल दोगे, T4 निकाल दोगे। बस यही तो इसका मेन पॉइंट है। करो भैया, आ जाओ भाई सोलंकी, आओ जल्दी उठ के आ जाओ। तो इस प्रॉब्लम को सोलंकी करेंगी, वो आपको बताएंगी एक्सप्लेन करके, प्लीज सॉल्व इट। आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर जिस टर्म में आ रहा है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। बच्चे ने बोला स्टार्टिंग से वो थर्ड टर्म होगा। छोटा प्रॉब्लम है, दिशा है। बच्चे ने कहा पहले में आएगा x - 1 की होल पावर ऑफ n होता है, तो पहले वाले में क्या है, x की पावर 1 लग जाएगा, फिर x स्क्वायर लगेगा 1/x आएगा, x³ लगेगा 1/x स्क्वायर आएगा। अब ऐसे ऐसे हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, एक एक पावर कम होती जाएगी। तो सबसे पहले पावर क्या मिली हमको, x की पावर 6, फिर क्या मिली x की पावर 5, फिर क्या मिली x की पावर 4। हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर, तो उसने दिमाग लगा लिया। तो बटिया का जवाब बिल्कुल सही है कि तीसरे टर्म में क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। जब हमको तीसरा टर्म पता लग गया तो क्या करेंगे, T3 निकाल देंगे। द वेरी गुड आंसर, बैठ जाओ।
अगर बाई चांस ये तो छोटा था, कैसे सोचा बताओ भाई, क्या सोचा? जो अभी हमने एक्सप्लेन किया बोले इसी तरह सोचा भाई, पहले वाले टर्म में x की पावर 6 आएगी, दूसरे में x की पावर 5 और 1/x आएगी, तीसरे में x की पावर 4 1/x² आएगी, x की पावर 4 में x² का डिवाइड करो, क्या आ गया? x²। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये, तो तीसरे टर्म में क्या आ रहा है? x²। दिस इज द कॉन्फिडेंसली नॉलेज। जिस बच्चे ने कॉन्फिडेंस लिया इस पॉइंट, इस टॉपिक पर, वो बिना कलम चलाए बता दिया कि तीसरे टर्म पर क्या है? x² है, राइट। लेकिन अब मैं जो देने वाला हूं ये है नॉलेज। बैठ जाओ। आपने बोला वी नो दैट इन x प्लस a की होल पावर ऑफ n tr+1 बराबर NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत? अब आपने बोला इन, ये पावर क्या है? 6। ये पावर कितनी आज की डेट में? 6 इन 3x माइनस 1/x की होल पावर ऑफ 6। इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ x प्लस a की होल पावर ऑफ n। तो tr+1 कितना हुआ? ये कब काम करेगी? जब हमको ये समझ में ही नहीं आई ये पावर वाला कौन सा टर्म है स्टार्टिंग से, तो ये काम करेगा। जब हमारे पास जादू है तो बताओ प्रॉब्लम गलत होगी एग्जाम सेंटर में? कभी नहीं होगी। तो बाइनोमियल का प्रॉब्लम कोई भी आ जाए हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो n का मतलब कितना है? 6, r पता ही नहीं है। x का मतलब कितना है? 3x। n का मतलब क्या है? 6, r पता ही नहीं है। a का मतलब क्या है? -1/x, r पता ही नहीं है। क्यों बच्चा लोगों? तो कितना हुआ? 6cr। ये -1 की पावर r, 3 की पावर 6 माइनस r, ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो x की पावर 6 माइनस 2r। पहले इस बात को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस बात को बताएं कि ये सभी समझ में आया या नहीं आया। मैं तो कुछ किया ही नहीं, जनरल टर्म में केवल एक्सपेंशन ऑन कर दिया, आर साइलेंट है। बेटा काय का कोएफिशिएंट चाहिए? तो यहां x की पावर क्या आनी चाहिए थी? 2 आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो कोएफिशिएंट मांगा गया है वो क्या है? x²। क्या है ये? x²। इट कंटेन x² इफ जब 6 माइनस 2r किसके बराबर हो जाए? 2 के। तो भैया कितना मिला? r बराबर का 2। बोलो बच्चा लोग, r बराबर 2 रखते ही हमें पता लग गया कि कोएफिशिएंट ऑफ x² वाला टर्म कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। हमें इसमें रखते ही तुरंत पता लग गया कि r बराबर 2 का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x² वाला टर्म, लैंग्वेज में लिखें आप, इट मीन्स थर्ड टर्म हैव कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये तो एक नॉलेज अलग से दी है, लेकिन अगर सब्जेक्ट में सॉल्व करना है प्रॉब्लम को तो आपको सब्जेक्ट में सॉल्व करने का जो प्रारूप है वो उसी को रखना पड़ेगा जो मैंने किया है। सबसे पहले फॉर्मूला, फिर कंपेयरिंग द नेचर, फिर x की पावर 2 होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इट कंटेन्स x² इफ दिस, तो पता लगा थर्ड टर्म क्या रखता है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तुरंत यहां से बोला गया। नाउ
कोपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, मेरी तरफ देखना सभी बच्चे, जहां जहां आ रहे हैं वहां क्या रख दो 2, 6c2 माइनस 1 की पावर 2, 3 की पावर 6 माइनस 2, 6c2 का मतलब कितना हो गया मेरे पास 15, ये हो गया प्लस, ये कितना हो गया 3 की पावर 4, क्या बेटा लोगों, तो हमारे पास कितना हुआ 81 इंटू 15, 15 बन जा 15 और 15 8 जा 120 और 121, देन आंसर इज 1215। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर कितना मिला 1215। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आप कहेंगे सर आपने समय नहीं लिया, समय मैंने इस वे से लिया, पूरा समझाया, एक्सप्लेन किया। अदरवाइज जब हमको ये पता लग गया कि तीसरा टर्म कौन है, बोलो तीसरा टर्म कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में हिट कर देते। अब डायरेक्ट वे देखो, यह है डायरेक्ट वे। हमने कहा ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है, हमने जान लिया थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ T3 बराबर T2 प्लस 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। हमें x वाले टर्मों से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 15, 3 की पावर 4 इंटू 1, आंसर इज 1215। ये मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। हमने x के टर्म को क्यों नहीं लिखा, वो हमें साफ दिख रहा है, x का टर्म जो आएगा वो कौन आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वही तो हमें चाहिए था। सभी की बात समझ में आ गई? ये ऑब्जेक्टिव वालों का फंडा है और ये सब्जेक्टिव वालों का फंडा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्टिव जरूर पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो, नेक्स्ट अपना अपना करिएगा। क्या करना, अपना अपना करिएगा। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द, बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक्स की पावर 0 आई, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले एक्सपेंशन में बताना है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म क्या है। हाँ जी, n की वैल्यू दी नहीं, 8। आपको बताना है कि हमारे सीरीज में इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा और वो कौन सा टर्म होगा, ये आगे भी बताना है।
भैया अपना अपना कर लो, पीछे कहाँ देख रहे हो उसमें? एग्जाम में का पीछे देख के करोगे? मेरी इधर में इतनी देर में आंसर आ गया होगा बच्चों का। सेवेंटी। वेरी गुड आंसर, 70। गुड। कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म होगा। वेरी गुड आंसर। पांचवा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा और वो इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा? 70 होगा। द वेरी गुड बेटा, ऐसी प्रॉब्लम आपसे गलत नहीं होंगी। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझना। हर बच्चा नहीं समझ पाता। जब हर बच्चा नहीं समझ पाता है तो भाई अपना कुछ तो सोचना पड़ता है कि यार एग्जाम में तो प्रॉब्लम नई नई आएंगी, कैसे काम चलेगा। तो प्रियांशी आपका भी आ गया, वेरी गुड। आपका भी आ गया, वेरी गुड। आपका भी आ गया, वेरी गुड। आपका नहीं आया होगा पक्का। तभी तो हम आपसे कहते हैं नया प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उस चीज को आप पकड़ ही नहीं पाते हो। पढ़ते बहुत हो आप, लेकिन उस चीजों को इस हिसाब से नहीं पकड़ पाते हो। चलो कोई बात नहीं, आओ सामने देखो। इसी वजह से हमने रफ नहीं किया था, ये जानबूझ के। ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो डायरेक्ट कैसे करते वो अभी इसमें देखेंगे। नहीं, उसमें क्या देखेंगे, इधर देखो। डायरेक्ट वे में सब बच्चे जानते हैं पावर x माइनस ए, एक्स प्लस ए से हम कंपेयर करते हैं, वो हमारी जड़ है। तो हमारे पास पावर 8 लगी है तो x स्क्वायर है, तो एक साथ दो पावर कम होंगी, एक साथ दो पावर बढ़ेंगी। पहले वाले टर्म में आएगा x की पावर 16, दूसरे में 16 के साथ 2 कम, सॉरी 14 के साथ, बोलो भाई। इसके बाद 12 के साथ 4, फिर 10 के साथ 6, x की पावर 8 के साथ 8, ये गायब हो जाएगा। कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5। पांचवा टर्म कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये कब आएगा दिमाग में? जब हमारे दिमाग में जो ओरिजिनल सीरीज है वो दिमाग में चलती है। क्या है?
x प्लस ए की पावर n, x की पावर n, n का मतलब 8, x का मतलब x स्क्वायर, x स्क्वायर की पावर 8 16। दूसरे वाले में x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, 8 माइनस 1 7, 7 दूनी 14 इंटू a की पावर 1। तीसरे बारे में x की पावर n माइनस 2, 8 माइनस 2 6, 6 दूनी 12, a स्क्वायर, n माइनस 3, 8 माइनस 3 5, 5 दूनी 10, पावर 3, पावर 4, यहां भी पावर 4, कट हो गया। ये कब होता है पता है? आप लोग केवल फॉर्मूला याद कर लिया, ट्रिक सीख ली, ये चीज नहीं सीखी। पहले ये सीखो, बाद में ट्रिक सीखो। जब ये सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ट्रिक तो हमने खुद बनाई ना, मतलब आप लोगों ने खुद बनाई ना। जब ये नहीं जानकारी होगी तो ट्रिक का क्या करेंगे? तो हमने इस वजह से इसको रफ नहीं किया था जानबूझ के। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 8, तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8, ये माइनस 1 की पावर r, अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 8, ये ऊपर जाएगा तो 8 माइनस का 2r, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इट कंटेन्स x की पावर 0, इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0, इफ 8 माइनस का 2r इक्वल टू 0, बोला करो बच्चा। तो यहां से कितना, तो कितना हुआ यहां से 16 माइनस का, तो वो एक टर्म कम, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। आर बराबर कितना मिला 4, बोलो बच्चा। तुरंत यहां से बोला इट मींस 4 और 1 5, क्योंकि टी आर प्लस 1 होता है ना ये। तो फिफ्थ टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 एच, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ दिया मैंने 8c, आर की वैल्यू कितनी आई है 4, माइनस 1 की पावर 4, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन द 24, 8 3 जा 2 जा देन 70 आ गया। ये नॉलेज है, यहां लिखा डायरेक्ट में हमने जान लिया। फिफ्थ टर्म में x की पावर 0 आएगा, सो t5 बराबर t4 प्लस 1 बराबर 6c4, कहां गया इसका, ये रहा एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 8 माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 4। इसे सॉल्व करना नहीं था, क्यों, ये अपने आप गायब हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वाले में केवल ये कोफिशिएंट लिखना होता है, अगर कोई भी अलग से कांस्टेंट नहीं है तो ये तो पूरा यहां से क्या बन गया, गायब। क्या मिला 8c4, जिसका आंसर क्या है 70। ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम 10 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जिन लोगों से नहीं हुआ वो अपने आप से पूछें क्यों नहीं हुआ भैया। एक को लिखें, हटा रहा हूं सामने से, नई प्रॉब्लम लिखो। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 15, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 15 इज
नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज हो तो इस वाले टॉपिक में किसी में ताकत नहीं है कि प्रॉब्लम रोक दे। आंसर इज 3006 3 राइट आंसर। माइनस या प्लस? माइनस। द वेरी गुड आंसर। काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है क्योंकि उन्होंने सीखा है, नॉलेज ली है। आंसर राइट है माइनस का 3003। आंसर राइट माइनस का 3003। कितने बच्चों का माइनस का 3003 है? बस यही तो गलत बात है। इतना अच्छा अच्छा सिखा दिया बोर्ड पर, 2-3 प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम कराई अभी सामने, एक कराई, दो कर, इस तरह की 3-4 कराई हैं। इंडिपेंडेंट वाले में एक कराई है। प्रॉब्लम क्या थी बेटा? प्रॉब्लम बोल दो एक बार। x माइनस, अच्छा ये लिखिए है। सबसे पहली बात इन द जनरली वे में देखें। देखो इधर
पावर 15 लगी है, x का नाम है, a का नाम है, ठीक। पहले 15 पावर आएगी, फिर 14 आएगी, फिर 13 आएगी, फिर 12 आएगी। ये तो पावर स्क्वायर है तो डबल डबल बढ़ती जाएगी, एक एक कम होती जाएगी। 11 आएगी, इसके बाद 10 आएगी, 1 2 3 4 5 6। तुरंत डायरेक्ट भी हमने जान लिया है 6 टर्म में x की पावर 0 आएगा, T6। T6 का मतलब 5 + 1। कहाँ गया प्रॉब्लम? NCR 15C 5। यहां पर इनके कोफिशिएंट्स के x की पावर n माइनस r 10 माइनस 1/x² 5। बोलो, ये पावर 10 से 10 कैंसिल, माइनस बचा 15C 5, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन द 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। कुछ बच्चे तो कहीं कहां से देते हैं डायरेक्ट, क्यों भैया? जब यही निकाल पाए तो डांस करेंगे, बताओ। तो क्या जवाब मिला यहां से? 5 3 15, राइट। 4 3 जा 12, 2 7 जा, तो कितना हुआ भैया यहां से? माइनस टाइम्स ऑफ कितना हुआ भैया? 21 इंटू 143, मल्टीपल कर दिया तो माइनस का 3003, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो, दिस इज द आंसर। क्या था बताओ? अब इस वाले मेथड से आ जाओ ओरिजिनल तरीके से। नो चेंज, x माइनस 15, तो TR प्लस 1 15, ये x 15 माइनस r, तो कितना हुआ? 15 माइनस 1 की पावर r, और x की पावर कितना हुआ? ये 15 माइनस 3r। तो आपने बोला इफ 15 माइनस 3r बराबर 0, तो r बराबर 5। इट मीन्स छठवां टर्म कैसा है? x की पावर 0 रखने वाला। तो यहां से हमें क्या पता लगा? 15C, r का मतलब कितना हुआ? 5, और माइनस 1 की पावर 5, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू 3003 अभी अभी निकाली है। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अरे बोलो सरकार। एक तरह से जो एनी इंडेक्स वाला भी नेचर है वो भी यहां काम कर जाएगा भी। तो अभी तो मैं इसमें इंटीग्रल इंडेक्स की बात किया हूं आपसे, करना आप ही को है। दोनों मेथड आपके सामने हैं, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। बिना सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव सीखा नहीं जा सकता। ये आईएएस मेंस वाले बच्चे करेंगे, एलटी ग्रेड के मेंस के लिए करेंगे, केबी मेंस करेंगे, लेकिन ये वाली ऑब्जेक्टिव टच पे करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड ऑब्जेक्टिव, केबी ऑब्जेक्टिव एंड सो ऑन द NIT JEM ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत खराब है। आज लग रहा धूप नहीं निकलेगी शायद। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मिडिल टर्म्स की।
तो कल जितना पढ़ाया था वो सारा धीमे धीमे करके बोर्ड पे ले लिया। अब लिखेंगे फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या लिखा, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन x प्लस बी एक्स की होल पावर ऑफ 12। दूसरी प्रॉब्लम 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर ऑफ 9। देखो इधर कलम बंद, ये डायरेक्ट सिखाया था कल के दिन। सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला प्रॉब्लम, ये तो मैं लिखने की आदत है मेरी, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट बता रहा हूं अभी। इन द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स की होल पावर ऑफ 12। 12 पावर कितने टर्म होंगे, 13। आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, पीछे आधे मतलब बचा हुआ मेरे पीछे, तो 13 टर्म हो गई। 6 उधर 6 इधर, बीच वाला मेरे पास, तो 7वां टर्म क्या हुआ, मिडिल टर्म। आपने बोला इन दिस एक्सपेंशन of series 7th term is middle term। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुरंत यहां से बोला गया T7 बराबर T6 प्लस 1 NCR N CR x की पावर n माइनस r a की पावर। तो यहां से क्या पता लगा, n का मतलब 12, r का मतलब 6, a अपॉन x 12 माइनस 6 6, bx की पावर 6। क्या बेटा लोगों, हाँ नहीं ना ना ना, क्लास में 2 बजे आऊंगा। टेस्ट हाँ तो जवाब मिला यहां से 12 11 10 9 8 7। नीचे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया a की पावर 6, ये बन गया b की पावर 6। x की पावर 6 से x की पावर 6, वो बाई चांस की बात है, कट गया। आप ये ना सोचना मिडिल टर्म में कट जाता है, क्योंकि अपॉन था और न्यूमरेटर में भी था, इसमें से बाई चांस कट गया है। अपने मन से कोई फंडा ना बना लेना। इसका कैलकुलेशन हम लोग करना जानते ही हैं। कैलकुलेशन करके आता है 924, a की पावर 6 b की पावर 6। दिस इज द आंसर। तो इसका जो मिडिल टर्म है वो ये आएगा 924 a की पावर 6 b की पावर 6। समझे नहीं समझे, बोलो भाई। यही ऑब्जेक्टिव फंडा है और यही सब्जेक्टिव फंडा है। अगले वाला देखो, 1 मिनट देख लो ये पूरी बात। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इन दिस, पहले एक्सपेंशन लिया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर ऑफ 9। आपने बोला इन दिस एक्सपेंशन ऑफ सीरीज, ये जो हमारे पास एक्स सीरीज का एक्सपेंशन है ये क्या है, ऑड। पावर ऑड होती है तो क्या होता है उसमें, पहले नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 10, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10। 10 में से 4 उधर 4 उधर, बीच वाले मेरे पास, तो बीच वाला कौन सा होगा, 5वां और 6वां। इन दिस एक्सपेंशन ऑफ सीरीज 5th एंड 6 टर्म्स आर मिडिल टर्म्स। नाउ T5 बराबर क्या आएगा यहां पर
पहले लिख लिया करो भी है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। तो टी 5 बराबर टी 4 प्लस 1, एन कितना है 9c4, एक्स कितना है 2x की पावर 5, ए कितना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर ऑफ 4। कितना हुआ मेरे पास इक्वल ऑफ द 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन द 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 अपॉन द 4 की पावर 4। क्यों बेटा लोगों कटिंग पिटिंग कर ली, कितना मिला यहां पर, ये 1 मिनट रुक जाना, 3 3 जा 9 राइट, ये हमें मिला 4 की पावर 4। तो यहां से हमारे पास कितना हुआ 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 का मतलब कितना हुआ 4 की पावर 4। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म पूरा गायब। बोला करो भैया, ये कितना हुआ 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 9 से बिन जा 63 होल अपॉन द 4 इंटू एक्स की पावर 13। जो पहला मिडिल टर्म आया वो कितना मिला 63 अपॉन द 4 एक्स की पावर 13। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट? कैलकुलेशन देखा करो कैसे कर रहे हैं, यही कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए इसी तरह से। फिर जवाब मिला T6 में कितना हुआ 9c5 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर ऑफ 5। बोलो बेटा लोगों, तो कितना हुआ यहां से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन द 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये कितना हुआ 2 की पावर 4। ये कितना हुआ 8 सॉरी 4 और 10 14 माइनस आगे यहां होल अपॉन द 4 की पावर 5। बोला करो, तो कितना हुआ यहां पर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 से कितना चला जाएगा 4 की पावर 4 चला जाएगा। बोला करो, क्यों? अच्छा चलो काट दो, ये 3 3 जा 9, 2 3 जा बोलो, तो कितना हुआ 7 9 जा 63। यहां से क्या मिला ऊपर हमें 2 की पावर 7 ऊपर मिला, नीचे क्या बचा 4 इंटू 4 की पावर 5। तो एक 2 से 2 कैंसिल, तो 16 2 जा 32 एक्स की पावर 14। दिस इज द आंसर। तो इसके लिए हमारे पास कितने आ गई दो मिडिल टर्म्स 63 अपॉन 4 एक्स की पावर 13 एंड माइनस 63 अपॉन 32 एक्स की पावर 14। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? बोला करो, कितने बच्चों का ये आंसर आया था? क्या नहीं, अच्छा हम ही करने लगे थे। तो मिडिल टर्म पहले ये बताओ सीखे नहीं सीखे? मिडिल टर्म निकालना है तो मैं सब्जेक्टिव फंडा भी वही, ऑब्जेक्टिव फंडा भी वही, हर 1 मिनट में मिडिल, 1 मिनट क्यों 30 सेकंड में मिडिल टर्म निकल आएगा। नॉलेज कंपलसरी है, बहुत ज्यादा नॉलेज है तो काम बनेगा, प्लीज नोट करें। तो क्या क्या सिखा दिया? मिडिल टर्म कहीं से भी आए निकाल दोगे, बोलो। इसके बाद इंडिपेंडेंट वाला आए निकाल दोगे, किसी का कोएफिशिएंट पूछा जाए निकाल दोगे। अब इसमें एक नई बात और, क्या इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? सबसे बड़ा, ये और चाहिए अब।
अब हेडिंग दिया जाए नया, क्लिक करना चाहे कर लो। आ जाइए। अब यहां से बोला गया आपसे नया हेडिंग बड़े काम का है आपके पास। ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की होल पावर ऑफ एन। ये हेडिंग दे दो सारे बच्चे। देखें सभी बच्चे, इसकी थ्योरी अंदर की जानकारी की है, मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। हम टी आर प्लस वन अपॉन द टी आर को एप्लीकेशन लिखे ग्रेटर देन बंद कर देंगे। ये इसका आर्टिकल्स नेचर है। समय मिलेगा तो मैं इसकी थ्योरी भी बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। इसको सॉल्विंग करने के बाद स्मॉल आर की वैल्यू आएगी, इनक्वलिटी का नेचर है, या तो लेस देन एम आएगा या फिर ग्रेटर देन एम आएगा। आपने बोला इफ एम इज इन फ्रैक्शन, अगर एम किस में है, फ्रैक्शन में है, कॉमा देन भाई अगर वो फ्रैक्शन में है तो कन्फर्म में हमारे पास उस फ्रैक्शन के, देखो कौन है, कौन वर्षा है, तुम्हारा इसने नाम चेंज कर दिया है भैया अजय इसने। पता है क्या कह रहा, पता है क्या कह रहा, वर्षा है। अजेंद्र को क्या बना दिया, वर्षा। गलत बात है भाई, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। तो आओ भाई जल्दी। आपने बोला m इज इन फ्रैक्शन, कैसा है, फ्रैक्शन में है। देन आपने कहा तब लेट स्मॉल k इज अ इंटीजर पार्ट। हमने मान लिया तब इसके अंदर जो इंटीजर पार्ट है वो क्या है, k है। जैसे कि मान लिया 39, वो आया 13.2, इंटीजर पार्ट कौन हुआ, 13। बोलो भाई। तो हमने बोला देन लेट k इज अ इंटीजर पार्ट देन k प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म। तब हमारा k प्लस वन क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म। दूसरा आ गया इफ m इज इन इंटीजर देन m कैसा है, इंटीजर। देन आपने बोला m एंड m प्लस वन आर ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहां पर जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो कौन कौन से होंगे, m एंड m प्लस वन, वेयर m एंड m प्लस वन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इसका हम कोफिशिएंट निकालेंगे यहां पर
तो जो हमारे पास m और m+1 टर्म है ये कैसे होंगे, इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो वहां माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं माना जाएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसी होगी, सेम। तो हमने क्या बोला, m एंड m+1 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसमें चाहे m निकाल दो या m+1 निकाल दो, दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। और यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब कलम बंद करो। प्रॉब्लम नंबर 1 की बारी आती है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 ने बोला the greatest term in the expansion of term in the expansion of 1 plus 3x की whole power of 54 whole power of 54 when x equal of the वन अपॉन 3 एच एक ऑब्जेक्टिव वे में बना दिया हूं, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो सब्जेक्टिव तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा, कोई डायरेक्ट हिटिंग नहीं होती इसकी। 28, 25, 26 इनमें से कोई न कोई एक टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा, राइट। अब जवाब मिला यहां से। काफी बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम कैसी होती हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाती हैं। क्यों, एट ए टाइम यहां पर जो नेचर है वो कैसा है, हमारे पास 1 plus 3x की होल पावर ऑफ 54 का है, और x की वैल्यू उन्होंने यहां पर क्या रिप्लेस कर दी है, 1/3। x की वैल्यू क्या कर दी उन्होंने, 1/3। तो बड़ा गौर से देखेंगे सभी बच्चे मेरी बात को। मैंने कहा TR + 1/TR इज ग्रेटर देन 1, राइट बेटा लोगों। अभी इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना लेते हैं इस जगह से, और सीधे सीधे एक मिनट रुक जाना। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं इसे, ज्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े एग्जाम सेंटर में, रुक जाना, अभी करना नहीं। n - r + 1 अपॉन r। एक काम और सिखाते हैं, इधर देखो सारे बच्चे, एग्जाम सेंटर में समय कम होता है। एक्सपेंशन का नाम क्या है, x + a की होल पावर ऑफ n, जनरल के लिए है। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आ जाती है n - r + 1 आएगा, उसी से कैलकुलेशन करके होल अपॉन द r इंटू a अपॉन x। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आ जाओ सब लोग, देखो ध्यान से। n का मतलब 54 माइनस r का मतलब बोलो भाई, क्या, खड़े हो जाओ। r का मतलब यार खाना ही खाते हो या घास फूस भी खाते हो कभी कभी, इसका जवाब दो, जवाब दो भाई। मैंने बोला r का मतलब आप कह रहे हैं 53, ये जवाब आया कैसे, आप बताओ। बात खत्म। निकालना क्या है हमको, आर ही तो निकालना है दद्दा। क्या निकालना है हमको, आर, ये देखा करो, आर ही तो निकालना है।
आप बता रहे 53। बैठो। तो माइनस का r प्लस का 1, r का मतलब r a, a ढूंढो, a कहां है? हमने पढ़ा x प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? अपॉन द x। x का मतलब क्या है? कहां गया? 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। देखो n का मतलब 54, r का मतलब r, 1 का मतलब 1, r का मतलब r, इस a का मतलब 3x, x का मतलब 1। इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, इज ग्रेटर देन 1। तो क्या जवाब मिला? x की वैल्यू कितनी है? 1/3। इससे ये x की वैल्यू कैंसिल, ये तो पूरा कैंसिल। तो 55 माइनस r इज ग्रेटर देन r। क्यों बेटा लोगों? तो क्या जवाब मिला? 2r इज लेस देन 55। तो r इज लेस देन 27 विद 1/2। फ्रैक्शन में है या इंटीजर में है? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में k कौन है यहां पर? 27, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो जवाब क्या मिला? देयर इंप्लाइज दैट 28th इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो आंसर इज ए। समझे या नहीं समझे? अगर क्या कहते हैं, वो टर्म बता दो, वो वैल्यू बता दो क्या है, तो 28 टर्म की वैल्यू निकाल देते T28 करके। समझे नहीं समझे? बोला करो भाई। समझ में आ गया सभी के कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? बोलो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के दो फंडे, जब फ्रैक्शंस होगा तो कैसे, एक इंटीजर वाला और ले लें। तो आंसर इज ए हो गया। आ जाओ भाई प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 लिया। न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही तरीका है यहां पर। न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x की होल पावर ऑफ 15, x बराबर क्या? 1/5। राइट? बोला करो बच्चा लोगों। न्यूमेरिकली में नेगेटिव वगैरह सिंबल नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आओ सब लोग देखें। TR + 1/TR इज ग्रेटर देन 1। बस सब्जेक्टिव वाले क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को यहां लिख देंगे और कहेंगे भाई द कैलकुलेशन इज दिस। ओके, ये फॉर्मूला होता है इन x + a की होल पावर ऑफ n में फॉर ग्रेटेस्ट टर्म TR + 1/TR इज ग्रेटर देन 1। फॉर्मूला क्या बनता? n - r प्लस का 1 द r इंटू a/x इज ग्रेटर देन 1 इन 3 - 5x की होल पावर ऑफ 15। n का मतलब 15, r का मतलब r का मतलब r, a का मतलब माइनस का 5x होल अपॉन द x का मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1। बोलो। तो यहां से x की वैल्यू क्या है? 1/5। 5 से 5 को कैंसिल कर दिया तो कितना मिला? यहां माइनस टाइम्स ऑफ 16 - r इज ग्रेटर देन 3r। क्यों बेटा लोगों? बोला करो। तो हमें कितना मिला यहां पर? न्यूमेरिकली है तो न्यूमेरिकली में 1 मिनट रुक जाइएगा।
नेगेटिव साइन को गायब करते हैं। ठीक है, अब इधर देख लो बेटा, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव, ध्यान रखना नहीं तो इक्वलिटी पलट जाएगी और आंसर चेंज हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो हमने नेगेटिव साइन को यहां से क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। बोलो कितना मिला, 4r इज लेस देन 16, r इज लेस देन 4। कैसी वैल्यू है, इंटीजर। इंटीजर वैल्यू में कितने माने जाते हैं, 2 लिखा है m और m+1। तो आपने बोला फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स आर ग्रेटेस्ट टर्म। चौथा और पांचवा कैसा है, ग्रेटेस्ट टर्म है, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम। मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव का हम कोई सिंबल ध्यान नहीं रखेंगे, उसे गायब कर देंगे। तो देखो ध्यान से, अब हमें तो आंसर चाहिए इसका। यहां से बोला गया तुरंत नाउ क्या चाहिए, T4 न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। T4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, T3 + 1 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। n का मतलब 15, r का मतलब 3, x का मतलब 3, n का मतलब 15, 15 में से 3 गए तो 12, a का मतलब -5x और r का मतलब 3। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन तो कितना मिला मेरे को, 15c3 इंटू 3 की पावर 12 और 5 की पावर 3। बेटा x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो 1/5 से 1/5 कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू पुटअप कर दी 1/5 कैंसिल, नेगेटिव साइन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो दोबारा देखेंगे, यहां उन्होंने माना है x + a की होल पावर ऑफ टर्म में जब ऐसे टर्म को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें यह बताना है कि किस के पास सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा टर्म मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है। अब ऐसे निकालेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा सॉल्व करने में, तो इसके लिए फॉर्मूला डेवलप हुआ। ये डायरेक्ट थ्योरी बताई, TR+1/TR > 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू या तो लेस देन m दिखेगी या ग्रेटर देन m, उससे मतलब नहीं है। बस जो m है वो अगर फ्रैक्शन में है, जो फ्रैक्शन में जो इंटीजर पार्ट होगा उस पार्ट में 1 जोड़ देंगे तो वही उसका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी किस में है, इंटीग्रल में है, तो उसका m और m+1 में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। आपने वही किया, वो बता दिया कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं ये। आपने यहां पर एक नोटेबल पॉइंट ले लिया कि TR+1/TR की वैल्यू ये होती है, इससे फायदा मिल गया। हमें ग्रेटेस्ट टर्म बताना है इस एक्सपेंशन में, इसका फॉर्मूला ये होता है जो लिखा हुआ है नीचे। तो इसमें n की, a की और x की वैल्यू पुटअप कर दी। सब पुटअप करने के बाद आपने x की वैल्यू बताई कितनी, 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो r कैसा मिला, फ्रैक्शंस में। इसमें इंटीजर वैल्यू कितनी है, 27, तो 27 का मतलब हुआ इसका 28वां टर्म कैसा रहेगा, ग्रेटेस्ट टर्म। नई प्रॉब्लम ली कि ग्रेटेस्ट टर्म में मतलब जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो इस वाली प्रॉब्लम में। तो वही फॉर्मूला लिखा, n a x की वैल्यू पुटअप की। पुटअप करने पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने बोला नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो यहां से r की वैल्यू आ गई, r कैसा मिला, लेस देन 4। तुरंत पता लगा फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म। तो आपने T4 निकाला, T4 करके कितना हुआ, T3 + 1 एप्लीकेशन किया और एप्लीकेशन करके सामने से बात आ गई।
तो इसका न्यूमेरिकल टर्म कितना आ गया ग्रेटेस्ट का 15C3 3 की पावर 12। और किसी के पास इससे बड़ा टर्म नहीं होगा, पांचवें के पास होगा, लेकिन वो यही होगा। ओके, प्लीज नोट करिए। एक प्रॉब्लम आप लोग करें। इट इज क्लियर। ये कौन है? ग्रेटेस्ट टर्म। ये कौन है? ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब पूरा कैलकुलेशन एनसी नोट वगैरह एक्स की वैल्यू वगैरह सब रखकर एक नाम आएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। हेलो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दिमाग में आएगा। ये कोफिशिएंट क्या है आप याद करो। मैंने कोफिशिएंट क्या बताए थे इसके? एनसी नॉट, एनसी1, एनसी2, एनसी3, एनसी4, एनसी5। दिस इज द कोफिशिएंट। इन कोफिशिएंट में ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं। इन बाइनोमियल कोफिशिएंट में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पता करना है तो उसका फॉर्मूला अलग है, कंफ्यूज ना करना। बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो सबसे बड़ा होगा वो कौन है? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। लेकिन जो टर्म चल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा टर्म होगा कैलकुलेशन करने के बाद वो क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, एक प्रॉब्लम करें तो क्या लिखा गया? द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म इन द expansion of in the expansion of हेलो, हाँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी जी जी, अरे हाँ 10 दिन की बात है। 10 दिन के बाद तो 2-3 रूम खाली हो जाएंगे। एक बच्चा मेरा भी जा रहा है। वही तो है एक्चुअल में। तखत 2 गए थोड़े से टूट, उनको हमें सही कराना है, नया लाना पड़ता है तखत तुरंत। वही करूंगा, तखत नया लाना पड़ेगा अर्जेंट। नहीं 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 नहीं, वो कोई बात नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, हम्म 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 हम्म
कल तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बाद में याद आया कि हमने अपने उसमें जो किचन वाला एरिया है वहाँ हम फिक्स कर देते किसी न किसी को, वो तो बंद रहता है, ये 10 दिन की बात थी। चलिए मैं करता हूँ सेट, आज करा दूंगा मैं। जी 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 जी। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं करता हूँ सर, सेटिंग कराता हूँ आज। जी जी सर। कहाँ थे हम लोग? इस पर ABCD 4th 5th 6th 3rd, 4th 5th 6th 3rd। अब ये भी क्या हूं, गलत ना करना। आंसर इज, अरे वाह, बच्चों ने इतनी देर में सॉल्व भी कर दिया। वेरी गुड, आंसर 5th। कैसे किया? TR + 1 अपॉन TR इज ग्रेटर देन 1, n माइनस R + 1 अपॉन द R इंटू A अपॉन X इज ग्रेटर देन 1। n बताओ, n कितना? 10। R कितना? R। A कितना? X। X कितना? 1। बोलो x की वैल्यू कितनी है? आज कट नहीं रही x की वैल्यू, इंटू 2/3, 11 2 जा 22 इज ग्रेटर देन 3R, 5R इज लेस देन 22, तो R इज लेस देन कितना हुआ? 4.5। बोलो इंटीजर कौन? 5। इसका मतलब 5th टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। आंसर इज बी। समझे या नहीं समझे? बोलो। ये हो गया इसका पूरा पार्ट। बस इसमें अब थोड़ा सा एक बढ़िया लेक्चर और बनाना है। उसे बनाने के बाद ये लमसम आपका पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा बाइनोमियल का। किसी भी एग्जाम में बाइनोमियल आ जाए आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। आसान है कि नहीं? आसान लगा? गुड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी को अच्छा समझ में आया होगा। ओके, तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।